Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I'm going to start with my second topic of Indian Partnership Act 1932, which is mutual rights and duties of partners. That means what are the mutual rights and duties of partners regarding each other. I will explain today only mutual duties of partner. I will explain the duties of partner with the help of a chart. So let's start with the chart. To explain mutual duties of partner, I have already made a chart just because to save some time. So here you can see that I have bifurcated the duties into two types. The difference between these two types of duties are that the duties that I have mentioned in blue color are general duties. That means these duties are general duties of partner, and the duties that I have mentioned in black color are duties which are subject to contract between the partners. Subject to contract between the partners. So अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, the duties which I have mentioned in blue color, that means general duties. General duties are those duties which cannot be negative, or we can say that denied by partners. तो जनरल ड्यूटीज है जो हमारी, उनको पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके डिनाई नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते. ये ड्यूटीज उनके ऊपर बाउंडेशंस हैं, ये ड्यूटीज उनके ऊपर लगेंगी लगेंगी, इन्फोर्सिएबल हैं. कौन सी? जनरल ड्यूटीज. और अगर हम इन ड्यूटीज की बात करें, इनकी स्टार्टिंग ही हमेशा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर से होती है. अगर हम बेयर एक्ट देखें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि these duties can be overruled by partners. That means कि जो ड्यूटीज मैंने ब्लैक कलर में मेंशन कर रखी है, जो भी मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा, इनको पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके ओवर रूल कर सकते हैं. और लेकिन जो जनरल ड्यूटीज हैं, इनको वो पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके ओवर रूल नहीं कर सकते, इनको डिनाई नहीं कर सकते. इन ड्यूटीज को उनके ऊपर बाउंडेशन है, उन्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी. अगर वो ये ड्यूटीज नहीं फुलफिल करते तो वो लायबल होते हैं. लायबल किसके लिए होते हैं वो हम अभी देखते हैं. तो पहले अगर हम जनरल ड्यूटीज की बात करें तो पहली है एब्सोल्यूट गुड फेथ. इसका क्या मतलब है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी पार्टनरशिप का रिलेशन है ना, वो एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है. आप ऐसे ही किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर लेते, आप पार्टनरशिप उसी के साथ करते हो जिसके साथ आपका म्यूचुअल कॉन्फिडेंस हो, जिसपे आप विश्वास कर सको. तो सबसे पहली ड्यूटी जो पार्टनर्स की बनती है, टू एक्ट इन एब्सोल्यूट गुड फेथ टू ईच अदर, कि एक दूसरे के प्रति वो गुड फेथ में चलेंगे व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म. ये थी हमारी पहली ड्यूटी जिनको पार्टनर डिनाई नहीं कर सकते. एंड द सेकंड ड्यूटी इज टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, कि जो भी पार्टनर है वो सबसे पहले फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे. अपना फायदा बाद में देखेंगे, पहले फर्म का फायदा देखेंगे. फर्म का फायदा देखना, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ फर्म देखना उनका ड्यूटी है, और वो बाउंड है इस चीज के लिए अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. कैसे? मैं आपको केस लॉ दे के समझाता हूँ कि कैसे लायबल होंगे. एक बार था, दो पार्टनर्स है, सपोज ए एंड बी. दोनों पार्टनर्स ने मिलके एक माइन खरीदी. ए एंड बी दोनों पार्टनर्स ने मिलके एक माइन खरीदी. माइन उन्होंने किस पर्पस के लिए खरीदी? उन्होंने इस पर्पस के लिए खरीदी कि वो उसे खरीद के
मतलब बाय करके प्रॉफिट कमा कर बेचेंगे, मतलब जितना उनका बाइंग प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस में खरीदेंगे। तो उन्होंने 50,000 पाउंड में खरीदी। माइन कितने में खरीदी फर्म ने? ए और बी ने 50,000 पाउंड में। और ए ने बी को कहा कि फर्म को बेचना तेरा काम है कि 60,000 पाउंड तक तू बेच सकता है, जिससे हमें 10,000 पाउंड का प्रॉफिट हो फर्म को, कि तू 10,000 पाउंड एक्स्ट्रा दे के बेच सकता है। दैट मीन 60,000 पाउंड तक तू फर्म को छोड़ सकता है अगर कोई तुझे बायर मिले। तो बी ने क्या करा? बी ने फर्म बेची, वो माइन बेची, सॉरी फर्म नहीं, माइन बेची 65,000 पाउंड में। 65,000 पाउंड में फर्म माइन बेच दी। माइन बेचने के बाद उसने सिर्फ ए को 10,000 पाउंड दिए कि तूने कहा था कि 10,000 पाउंड तक का प्रॉफिट हमें चलेगा। तो यहाँ पे फिर जब कोर्ट केस चला तो कोर्ट ने कहा कि जो भी हमने काम करना है वो टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए करना है। तो जो 15,000 पाउंड तूने पूरा प्रॉफिट कमाया वो ही फर्म में जाएगा और दोनों में डिवाइड होएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लायबिलिटी बनती है वो क्या ड्यूटी बनती है? टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सेकंड ड्यूटी हमारी। और हमारी थर्ड ड्यूटी है जो जनरल ड्यूटी है, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स। अब आपके बीच में फर्म है, पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कैसे होएगा? जब भी आपकी जितनी भी फर्म की मनी है आप उसका सही अकाउंट बताएं बाकी पार्टनर्स को। आप फर्म की मनी का मिसयूज ना करें और फर्म की मनी के सारे अकाउंट फेयरली मेंटेन करें। तो हमारी तीसरी ड्यूटी क्या है? टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ फर्म। ठीक है जी। अगर हम लास्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी एक पार्टनर फ्रॉड करता है तो बाकी के पार्टनर लायबल होते हैं क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। कोई एक पार्टनर अगर फ्रॉड करेगा किसी थर्ड पार्टी के साथ तो थर्ड पार्टी को सारी की सारी फर्म ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होगी। सारे के सारे पार्टनर्स मतलब ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे। तो अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड कमिट करा और उसकी फ्रॉड की वजह से फर्म का नुकसान हुआ, फर्म लायबल होगी, फर्म को पैसे पे करने पड़े उस थर्ड पर्सन को जिसके साथ पार्टनर ने फ्रॉड करा है। तो इस केस में जो पार्टनर एट रॉन्ग है, मतलब जिसने फ्रॉड करा है, उस पार्टनर को उस लॉस के लिए जो उसके फ्रॉड की वजह से हुआ है इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो ये ड्यूटी है उसकी। इसको भी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके ओवर रूल नहीं कर सकते। ये ड्यूटी भी बाउंडेशन है ऑन द पार्टनर्स, क्योंकि ये ड्यूटी भी जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के बीच में आती है। तो अगर हम सेक्शंस की बात करें तो जो हमारी फर्स्ट 3 ड्यूटीज हैं ये सेक्शन 9 के अंदर मेंशन करी गई हैं, और ये हमारी लास्ट ड्यूटी है फ्रॉड वाली, ये सेक्शन 10 के अंदर मेंशन करी गई है। तो हमें कैसे पता चला कि ये ड्यूटीज पार्टनर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके ओवर रूल नहीं कर सकते या नेगेटिव नहीं कर सकते? तो अगर हम बेयर एक्ट देखें तो बेयर एक्ट में अगर हम सेक्शन 11 देखें तो सेक्शन 11 में कहा गया है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, अगर हम आगे पढ़ें तो क्या कह रहा है? पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दैट मीन्स पार्टनर बाउंड है, पार्टनर इसको चेंज नहीं कर सकते। हमें यहाँ से पता चला कि इन ड्यूटीज को ओवर रूल नहीं करा जा सकता। Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, to be first duty to the greatest common advantage, second to be just and faithful to each other, that means they will act in absolute good faith, and to third duty render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative, that means to रेंडर द ट्रू अकाउंट्स टू द फर्म। ये हमारी थर्ड ड्यूटी, ये सारी बाउंडेशन है सारे पार्टनर्स पे, इनको ओवररूल नहीं करा जा सकता। एंड द लास्ट जनरल ड्यूटी हमारी टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर लॉस, ये सेक्शन 10 में बताई गई है। सेक्शन 10 क्या कह रहा है? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड।
एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई, यहाँ पे वर्ड यूज करा गया शैल, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब कोई अगर पार्टनर अपने बिजनेस में कंडक्ट करते हुए कोई फ्रॉड करता है, फर्म के बिजनेस कंडक्ट करते हुए फ्रॉड करता है, तो उसे बाकी के पार्टनर्स को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा जो उसके फ्रॉड की वजह से बाकी के पार्टनर्स को लॉस हुआ है उसके लिए। तो ये तो थी हमारी जनरल ड्यूटीज। तो अगर हम उन ड्यूटीज पे आ जाए जो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स है, तो कोई भी पार्टनर है, पहली ड्यूटी की बात करें तो कोई भी पार्टनर है जब भी वो फर्म का काम करेगा तो उसकी ड्यूटी बनती है वो केयरफुली काम करेगा, क्योंकि आप तभी प्रॉफिट, आपका मेन फर्म का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। आप प्रॉफिट तभी कमा पाओगे ना अगर सारे पार्टनर्स अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टनर डिलीजेंटली काम नहीं करता तो उसको लायबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, कहते हैं कि मतलब मिसकंडक्ट तो किसी से भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई मिस्टेक हो सकती है, तो क्या उसके लिए पार्टनर्स को लायबल करा जाए? तो उन्होंने कहा कि हार्मनी मेंटेन करने के लिए हर मिस्टेक के लिए पार्टनर को लायबल नहीं करा जा सकता। हाँ, पार्टनर की ड्यूटी है कि वो केयरफुली काम करेगा, वो ड्यूटी है, ड्यूटी टू बी डिलीजेंट। ये कहाँ पे बता रखी है? सेक्शन 12B में। ये ड्यूटी कहाँ बता रखी है? सेक्शन 12B में। लेकिन हम सेक्शन 12B को कभी अकेले नहीं पढ़ते, इसको रीड करा जाता है सेक्शन 13F के साथ। कौन से सेक्शन के साथ रीड करा जाता है? इसको रीड करा जाता है सेक्शन 13F के साथ। तो सेक्शन 13F क्या कहता है कि हम सिर्फ विलफुल नेग्लेक्ट के लिए पार्टनर को लायबल कर सकते हैं। तो सेक्शन 12B क्या कहता है कि एवरी पार्टनर इज टू ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू बी डिलीजेंट व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, क्योंकि वो केयरलेसनेस नहीं करेगा, बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं करेगा पार्टनरशिप का फर्म कैरी ऑन करते हुए, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कैरी ऑन करते हुए वो नेग्लिजेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसके साथ 13F को देखें तो 13F क्या कहता है कि हम किसी पार्टनर को विलफुल नेग्लेक्ट के लिए ही लायबल कर सकते हैं अगर उससे कोई बाय मिस्टेक गलती हुई है जिससे फर्म का लॉस हुआ है, उसके लिए लायबल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो गया बाई चांस कंडक्ट करते हुए, ठीक है, जस्ट स्लिप ऑफ माइंड हो गया किसी पर्सन से, उसके लिए उसे लायबल नहीं करा जाएगा अगर उसकी एक्सीडेंट से या उसकी नेग्लिजेंस से कोई नुकसान हुआ है। उसको लायबल करने के लिए जो उसकी नेग्लिजेंस है या मिसकंडक्ट है वो विलफुल होना चाहिए, उसे सिर्फ विलफुल नेग्लिजेंट के लिए ही लायबल करा जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13F। लेकिन इसको भी पार्टनर्स आपस में ओवररूल कर सकते हैं, इस ड्यूटी को भी एग्रीमेंट करके, और वो हो सकता है कि वो जो बंदा विलफुली नेग्लिजेंट है उससे वो लॉस को इंडेमनीफाई ना करवाए, उसको माफ कर दें आपस में एग्रीमेंट करके। ये ड्यूटी क्या है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब इस ड्यूटी को पार्टनर्स ओवर रूल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब सेकंड ड्यूटी पे, सेकंड ड्यूटी क्या कहती है? ड्यूटी नॉट टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर पर्सनल यूज। फर्म की प्रॉपर्टी होती है, फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सोलमनी फॉर द यूज ऑफ फर्म होती है, आप सिर्फ और उसको एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब क्या निकलता है कि आप फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए या पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अगर कोई पर्सन, अगर कोई पार्टनर, पर्सन क्यों, कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर कोई पार्टनर
फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करता है, तो जो उसने फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके पर्सनल गेन करा है, उस पर्सनल गेन के लिए वो लायबल होएगा बाकी पार्टनर्स को। उसने जो प्रॉफिट कमाया है फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, उस प्रॉफिट को बाकी के पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। ये कहां पे बताया गया है? सेक्शन 50 में मैंने लिख दिया है पहले, ठीक है। और हमारी लास्ट ड्यूटी है जो विच कैन बी ओवररूल्ड बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म बाय एग्रीमेंट। वो क्या है? ड्यूटी नॉट टू बी अर्न पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म। ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म से कोई बंदा पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इसकी एग्जांपल थी, केस था, केस लॉ था। तो उसमें क्या करा, पार्टनर था वो एक एक्सपर्ट था, पार्टनर था वो एक्सपर्ट था। किसमें एक्सपर्ट था? शुगर बाय करने में। शुगर मिल थी पार्टनर्स की, शुगर मिल का बिजनेस था, शुगर रिफाइनरी थी। तो एक पार्टनर था जो एक्सपर्ट था शुगर बाय करने में। सब पार्टनर ने उसकी ड्यूटी लगा रखी थी पार्टनरशिप में कि भाई जितनी भी रिफाइनरी के लिए शुगर होएगी, हमें नीड होएगी, तू बाय करेगा। तो उस पर्सन ने, उस पार्टनर ने जिसकी ड्यूटी लगा रखी थी, तो उसने क्या करा, उसने फर्म के लिए नई शुगर बाय नहीं करी। तो उसने क्या करा, उसके पास जो पहले ही शुगर पड़ी थी, जिसने बहुत कम रेट पे खरीद रखी थी, वो ही शुगर अपने आप से फर्म की तरफ से बाय कर दी। फर्म को बताया कि उसने थर्ड पर्सन से बाय करी है, लेकिन नहीं, उसने वो शुगर अपने ही स्टॉक से बाय करी थी जो उसने पहले ही कम रेट पे खरीद रखा था। तो यहाँ पे उसने फर्म की ट्रांजैक्शन यूज करी, फर्म की तरफ से शुगर बाय करी है, फर्म की ट्रांजैक्शन यूज करी और उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट गेन करा, पर्सनल प्रॉफिट गेन करा। तो यहाँ पे जो उसने प्रॉफिट गेन करा है, उस प्रॉफिट के लिए वो बाकी के पार्टनर्स को और फर्म को अकाउंटेबल है और उसको जवाब देना पड़ेगा उस प्रॉफिट का और शेयर करना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स के साथ, जो उसने पर्सनल प्रॉफिट गेन करा है फर्म की ट्रांजैक्शन यूज करते हुए। ऐसे ही सेकंड है बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके प्रॉफिट गेन करता है, पर्सनल प्रॉफिट गेन करता है, तो वो लायबल होता है ट्रू अकाउंट्स के लिए उस पर्सनल प्रॉफिट के। बिजनेस कनेक्शंस कैसे यूज होते हैं? फर्म के बिजनेस कनेक्शन, आप बिजनेस कर रहे हो, फर्म की तरफ से कर रहे हो, आप किसी के साथ डील करते हो, कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो फर्म के, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, जो फर्म के कस्टमर्स हैं, फर्म के कस्टमर्स से आपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करके कोई गेन करा है, तो आप उसके लिए लायबल हो जाओगे, जो उसने प्रॉफिट गेन करा है उसको काउंट करने के लिए पार्टनर्स को, बाकी के पार्टनर्स को, ठीक है जी। हमारा थर्ड जो ड्यूटी कवर होती है सेक्शन 16 में, वो है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, जो हमने पहले ही डिस्कस करा है कि आप फर्म की प्रॉपर्टी यूज करते हुए कोई प्रॉफिट गेन नहीं करोगे। यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी छोटा बढ़ गया था, तो मैं आपको एक और ड्यूटी जो सेक्शन 16 में कवर होती है, मैं आपको चलो ऐसे ही बता देता हूँ। मैं सेक्शन 16 रीड करके बता देता हूँ क्या बनती है। तो अगर हम सेक्शन 16 पढ़े तो क्या कहता है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, पर्सनल प्रॉफिट subject to contract between the partners that I have already mentioned here. If a partner drives any profit for himself, मतलब personal profit, any transaction of the firm, or from the use of the property, by using the property of firm, or business connection of the firm, he shall account for that profit and pay it to the firm. वो जितने प्रॉफिट्स उसने पर्सनल प्रॉफिट्स कमाए हैं, इन तीनों चीजों में से किसी एक का यूज करते हुए वो सारे प्रॉफिट्स उसको बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। And the B part is, which I have not mentioned here, which I will explain now. If a partner carries on any business of the same nature, तो पहली चीज हमारे पास क्या आई, सेम नेचर। मैं इसको रफ कर दूं,
अगर आपने बना लिया तो मैं चलो यहाँ पे रब कर देता हूँ, पे रब कर देता हूँ। तो पहली चीज क्या है, सेम नेचर। सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग। यहां पे और नहीं है, कंपीटिंग है। द वर्ड यूज्ड हियर इज कंपीटिंग। सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद फर्म। जो पार्टनर पार्टनर्स पर्सनल बिजनेस। अगर ये कह रहा है सेक्शन 16 क्या कह रहा है कि अगर पार्टनर का जो पर्सनल बिजनेस है वो बिजनेस सेम है, किसके साथ सेम है, जो फर्म का बिजनेस है, फर्म के बिजनेस के साथ सेम नेचर का है एंड कंपीटिंग विद द फर्म है, तो इस बिजनेस से जितने प्रॉफिट उस पार्टनर ने कमाया है उसके लिए वो लायबल होएगा बाकी पार्टनर्स को, अकाउंटेबल होएगा बाकी पार्टनर्स को। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब फर्म का बिजनेस था शुगर रिफाइनरी का, सेम वो एग्जांपल लगा लो, थोड़ा इजी रहता है। शुगर रिफाइनरी का बिजनेस था, शुगर रिफाइनरी चल रही थी, मिल चल रही थी। अब पार्टनर ने, फर्म के बीच में पार्टनर है, वो पार्टनरशिप उसने सीज नहीं करी। पार्टनर में वो पार्टनर है, पार्टनरशिप में पार्टनर है, उसने एक अपनी मिल लगा ली, एक अपनी मिल लगा ली उसी पार्टनर ने, जिसमें वो फिर शुगर रिफाइनरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सेम नेचर है। और दूसरा, अगर दो, एक एरिया में दो शुगर रिफाइनरी, ऑब्वियस है क्लाइंट्स इधर उधर जाएंगे। कुछ क्लाइंट्स फर्म के पास आ सकते हैं, कुछ क्लाइंट अकेले पार्टनर के पास आ सकते हैं। तो सेकंड चीज होगी कंपीटिंग भी है वो शुगर रिफाइनरी। तो उस शुगर रिफाइनरी से, जो उस पार्टनर ने अपनी शुगर रिफाइनरी से, जो कि सेम नेचर है की है और कंपीटिंग है विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उसके लिए उसे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा फर्म को। और जो उसने प्रॉफिट्स कमाए हैं अपनी फर्म से, सॉरी अपनी फर्म से नहीं, अपनी मिल से, पर्सनल बिजनेस से, जो कि फर्म के बिजनेस के साथ सेम नेचर का है एंड कंपीटिंग है, वो प्रॉफिट्स उसे फर्म के साथ शेयर करने पड़ेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सेक्शन हमें बताता है, सेक्शन 16 क्लॉज बी। तो ये थी हमारी सारी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। Sorry, only this lecture I have already mentioned the mutual duties of the partner. So ये थी हमारी mutual duties of partner। ये सारी ड्यूटीज हमारे पार्टनर्स की बनती है ड्यूरिंग पार्टनरशिप। तो अगर हम ओवरव्यू दे दें फिर से, तो क्या है, हमने कहा कि दो तरह की ड्यूटीज है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज मींस ड्यूटीज रिगार्डिंग द पार्टनर्स ईच अदर, है ना। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन करा कि जो ड्यूटीज है, म्यूचुअल ड्यूटीज है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दो तरह में डिवाइड करी गई है। फर्स्ट वाली जनरल ड्यूटीज एंड सेकंड वाली सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, जो जनरल ड्यूटीज है उनको पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके चेंज नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, और जो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स वाली ड्यूटी है, तो ये ड्यूटीज क्या थी, इनमें क्या डिफरेंस है, ये पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके ओवर रूल कर सकते हैं। मतलब इन ड्यूटीज को ओवर रूल करा जा सकता है, निगलेक्ट करा जा सकता है, डिनाई करा जा सकता है, लेकिन इन ड्यूटीज को, जो जनरल ड्यूटीज है, उनको डिनाई नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो जनरल ड्यूटीज में थोड़ी कॉमन सेंस वाली ड्यूटीज थी। पहली ड्यूटी क्या थी कि पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति गुड फेथ में चलेंगे ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑफ द फर्म। सेकंड थी, जो भी पार्टनर है वो फर्म के कॉमन एडवांटेज के लिए, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं। थर्ड थी
जो भी पार्टनर हैं उनके पास जो भी मनी है रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ फर्म, रिगार्डिंग द फर्म, उसके ट्रू अकाउंट्स रखेंगे जब फर्म की सारी इंफॉर्मेशन ट्रूली बताएंगे बाकी पार्टनर्स को। बिकॉज सारे के सारे पार्टनर्स का राइट बनता है कि उनको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ फर्म सही दी जाए। ठीक है, तो लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारी जनरल ड्यूटी थी वो थी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। तो सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ फर्म कोई फ्रॉड करता है तो उस फ्रॉड के लिए फर्म लायबल होती है, म्यूचुअली एजेंसी होती है। तो फर्म पहले थर्ड पार्टी को तो लायबल होएगी जब थर्ड पार्टी को पैसे दे दिए लॉस के, फ्रॉड के, तो बाकी पार्टनर्स का तो लॉस हुआ ना। फ्रॉड एक पार्टनर ने करा था लेकिन ठहराया किसको लायबल? पूरी फर्म को। पूरी फर्म का नुकसान हुआ, बाकी पार्टनर्स को भी ठहराया गया। तो जो जिसके पार्टनर की वजह से, जिस पार्टनर के फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ है, उस पार्टनर को बाकी के पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा फॉर द लॉस कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ फर्म। तो ये थी हमारी कुछ जनरल ड्यूटीज। और फिर अगर हम इन ड्यूटीज की बात करें जो पार्टनर्स द्वारा ओवर रूल करी जा सकती हैं, पहली ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी टू बी डिलीजेंट। पार्टनर्स को फर्म का काम बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, वो नेग्लिजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब उसके साथ सेक्शन 13F को रीड करा तो सेक्शन 13F कहता है कि हम हर एक्सीडेंट के लिए, जो हर नेग्लिजेंस के लिए पार्टनर्स को लायबल नहीं कर सकते। तो सेक्शन 13F कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ विलफुल निगलेक्ट के केस में पार्टनर को लायबल कर सकते हैं। ठीक है, ये थी ड्यूटी, इम्प्लाइड ड्यूटी, लेकिन इसको ओवर रूल करा जा सकता है। सेकेंड ड्यूटी हमने देखी, ड्यूटी नॉट टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर पर्सनल यूज, कि मतलब पार्टनर सिर्फ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को फर्म के प्रॉफिट गेन के लिए ही यूज करेंगे, अपने पर्सनल गेन के लिए फर्म की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 15 लास्ट ड्यूटी थी, ड्यूटी नॉट टू गेन पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म की ट्रांजैक्शन यूज करके कोई पार्टनर अपने पर्सनल प्रॉफिट गेन नहीं करेगा, ना ही फर्म के कनेक्शन यूज करके कोई पर्सनल प्रॉफिट गेन करेगा, ना ही फर्म की प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारी लास्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी थी विच कैन ड्यूटी थी विच कैन बी ओवर रूल्ड, दैट इज कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के साथ कंपीटिंग और सेम नेचर का बिजनेस करता है तो उसने जो अपने उस कंपीटिंग और सेम नेचर के बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी म्यूचुअल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर जो आज हमने डिस्कस करी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क। और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर एंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोस डालें, है ना, थोड़े डिस्कस करें टॉपिक्स, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।